वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत दशकों पहले हुई पुरानी भूल को सुधार रहा है। आजादी के अमृतकाल में देश ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्राण फूंका है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक लेकर जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना होगा। वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी के असाधारण साहस और बलिदान को याद किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि साहिबजादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी शौर्य गाथा को भुला दिया गया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर मथुरा की कोर्ट के हालिया आदेश पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने दावा किया है कि सिविल कोर्ट ने 1991 के एक्ट का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट ने सर्वे को पहले उपाय के तौर पर आजमाया है, जबकि कानून के जानकार मानते हैं कि सिविल मामलों में सर्वे लास्ट रिजॉर्ट यानी आखिरी उपाय होना चाहिए। दरअसल मथुरा की अदालत ने 8 दिसंबर को हिंदू संगठन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए संपत्ति की अमीन रिपोर्ट मांगी है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये एक तरह से मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश है, जबकि इस विवाद से जुड़े मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये एक तरफा आदेश है, उनका पक्ष सुने बिना ही पारित किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ शनिवार को दिल्ली पहुंचे और आज सुबह वो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की तस्वीर ट्वीट की और लिखा है कि सम्मान करना हमारे देश की परंपरा है और हम देश की हर समृद्ध परंपरा की मजबूती के लिए काम करेंगे। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी के इरादों पर सवाल उठाया। बीजेपी ने मांग की कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विवादित ट्वीट करने वाले कांग्रेसी नेता गौरव पांधी पर कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चीन की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को अपनी पार्टी पर ध्यान देने की नसीहत दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग सेना पर सवाल उठाते हैं और उसका अपमान करते हैं। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस चीन को लेकर केंद्र सरकार को लगातार घेरती रही है। राहुल गांधी ने रविवार को YouTube पर एक वीडियो पोस्ट किया था और चीन के खतरे को लेकर सवाल उठाए थे। अनुराग ठाकुर ने सवाल किया कि जब डोकलाम हुआ था तब राहुल गांधी चीन के अधिकारियों के साथ क्या कर रहे थे। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदू समुदाय से अपने घरों में हथियार रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। ये विवादित बयान उन्होंने रविवार को कर्नाटक में दिया। सांसद कर्नाटक के शिवमोगा में आयोजित हिंदू जागरण वैदिक के दक्षिण क्षेत्र वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुई। अब इस कार्यक्रम का वीडियो सामने आया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि अपने घरों में हथियार रखो, कुछ नहीं तो कम से कम सब्जियां काटने के लिए चाकू तेज रखो, पता नहीं क्या स्थिति पैदा हो जाए। श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला का सोमवार को वॉइस सैंपलिंग टेस्ट किया गया। इसके लिए दिल्ली पुलिस आरोपी को तिहाड़ जेल से सेंट्रल फॉरेंसिक लैब लाई। दरअसल इस केस में पुलिस को एक ऑडियो मिला है जिसमें आफताब और श्रद्धा के बीच बहस हो रही है। इसी ऑडियो से आफताब की आवाज का मिलान करने के लिए पुलिस ने आफताब का वॉइस सैंपल लिया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि केस में ये ऑडियो अहम सबूत हो सकता है। इससे पता चल सकता है कि आखिर आफताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों की। सीबीआई की CFSL टीम आफताब का वॉइस सैंपल और ऑडियो सबूत सैंपल का मिलान करेगी। बैंक लोन फ्रॉड केस में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने इस मामले में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में ICICI बैंक की पूर्व MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि जब चंदा कोचर ICICI बैंक की कमान संभाल रही थी तब उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया था। बदले में चंदा के पति दीपक कोचर की कंपनी न्यू रिन्यूएबल को वीडियोकॉन से निवेश मिला था। कोलकाता एयरपोर्ट पर विदेश से आए 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से आई ब्रिटेन की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ दुबई से कोलकाता आया एक यात्री भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दोनों संक्रमितों को आइसोलेट किया गया है। इससे पहले यूपी के आगरा में विदेश से आने वाला 1 और गया में विदेश से आने वाले 4 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए थे। गया में जो यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से 3 इंग्लैंड और 1 म्यांमार का है। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई।
प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। वो पहली बार 2008 से 2009 और दूसरी बार 2016 से 2017 में प्रधानमंत्री बने थे। प्रचंड ने पूर्व प्रधानमंत्री और चीन के करीबी माने जाने वाले कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली समेत 5 अन्य गठबंधन पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। इनके बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत शुरुआती 2.5 साल तक प्रचंड पीएम रहेंगे। इसके बाद सीपीएन यूएमएल सत्ता संभालेगी। इसके मायने ये हुए कि पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। उस खबर का विश्लेषण करेंगे आपके लिए जिसकी हमारे देश के हर घर में, हर परिवार में चर्चा हो रही है। और ये खबर है एक टीवी एक्ट्रेस के बारे में जिसने 2 दिन पहले शूटिंग के दौरान ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस एक्ट्रेस का नाम है तुनिशा शर्मा, जो सिर्फ 20 वर्ष की थी और एक बड़े टीवी सीरियल में लीड रोल कर रही थी। लेकिन इसके बाद वो इसी सीरियल में एक और लीड एक्टर शीजान खान से प्यार करने लगी और 15 दिन पहले जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो ये टीवी एक्ट्रेस डिप्रेशन में चली गई और इसके बाद इसने अपनी जान दे दी। आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि आखिर कोई भी रिश्ता जीवन से बड़ा कैसे हो सकता है और तुनिशा जैसी हजारों लाखों लड़कियों का जीवन बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हैं। यह घटना 24 दिसंबर की है जब मुंबई में इस टीवी एक्ट्रेस ने शूटिंग के दौरान ही अपने मेकअप रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बड़ी बात यह है कि इस टीवी एक्ट्रेस की उम्र बहुत कम थी, सिर्फ 20 साल की थी। अभी तो करियर शुरू हुआ था, एक तरीके से जीवन की शुरुआत हो रही थी और इतनी कम उम्र में ही इसे एक बड़े टीवी सीरियल में लीड रोल भी मिल गया था। और इस टीवी सीरियल का नाम शायद आपने सुना भी होगा, आपने शायद देखा भी होगा। इसका नाम है अली बाबा दास्ताने काबुल। इस सीरियल में तुनिशा के ऑपोजिट जो टीवी एक्टर लीड रोल में है उसका नाम है शीजान मोहम्मद खान और उसे ही तुनिशा की मौत के लिए अब जिम्मेदार माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक तुनिशा और शीजान दोनों पिछले लगभग 6 महीने से एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन 15 दिन पहले जब शीजान खान ने तुनिशा के साथ ब्रेकअप किया तो इससे तुनिशा डिप्रेशन में चली गई और इसके बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आत्महत्या करने से पहले तुनिशा बिल्कुल ठीक थी और उसने दोपहर 3 बजे अपने मेकअप रूम में ही शीजान खान के साथ लंच किया था। लेकिन इसके सिर्फ 15 मिनट बाद उसने फांसी लगा ली, जिसकी वजह से अब उसका परिवार यह आरोप लगा रहा है कि शीजान ने इस दौरान तुनिशा से कुछ कहा जिससे वो अपनी जान देने के लिए मजबूर हो गई। इसके अलावा इस एक्ट्रेस ने अपनी मौत से सिर्फ 6 घंटे पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उसने लिखा था, Those who are driven by their passion doesn't stop। हिंदी में इसका मतलब हुआ, जो लोग अपने जुनून से प्रेरित होते हैं वो कभी रुकते नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है, ऐसा कहने वाली लड़की ने कुछ घंटे के बाद ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे आपको एक बात यह भी पता चलती है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं कई बार वो बहुत पॉजिटिव दिखने के लिए, कूल दिखने के लिए इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर ऐसी बातें लिखते हैं जो कि असल में वो अपने जीवन पर ही लागू नहीं कर रहे होते। और शायद इस लड़की ने भी यही किया। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये आज हमारे शो की पहली खबर इसलिए है क्योंकि एक एक्ट्रेस ने आत्महत्या कर ली है। हमारे लिए वो एक्ट्रेस नहीं, हमारे लिए ये लड़की 20 साल की एक युवा थी जिसे अभी बहुत काम करना था, जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ था। और आपको याद होगा अभी पिछले ही हफ्ते हमने आपको उन छात्रों के बारे में भी बताया था जिन्होंने कोटा में आत्महत्या की थी। तो आज जो बड़ा विषय है वो ये कि हमारे देश के युवा आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, चाहे वो रिश्ते की वजह से कर रहे हों, चाहे वो पढ़ाई की वजह से कर रहे हों या किसी और वजह से हो रहे डिप्रेशन की वजह से। आज आप खुद सोचिए, किसी भी एक्टर का सपना, सबसे बड़ा सपना क्या होता है? हर एक्टर का जो आता है मुंबई में वो ये सपना लेकर आता है कि एक दिन वो एक बड़ी फिल्म या बड़े टीवी सीरियल में उसे काम मिलेगा और लोग उसके काम के जरिए उसे पहचानेंगे। ये किसी का भी सपना होता है और इस मामले में ये लड़की और ये लड़का दोनों ही अपने सपनों को पूरा कर चुके थे। दोनों ही बहुत किस्मत वाले थे कि जीवन में इतनी जल्दी इन्हें एक बड़े टीवी सीरियल में लीड रोल मिल गया। सोचिए आप, तुनिशा को भी लीड रोल मिला और शीजान को भी लीड रोल मिल गया। इससे अच्छा किसी भी कलाकार के लिए और क्या हो सकता है। यानी ये अपने जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ चुके थे।
लेकिन इसके बावजूद इस टीवी एक्ट्रेस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से आज ये हमारे बीच नहीं है और उसका बॉयफ्रेंड अब पुलिस की हिरासत में है। इस मामले में जीशान खान पर कई आरोप लग रहे हैं और आरोप ये हैं कि तुनिशा के परिवार का ये कहना है कि उनकी बेटी के अलावा उस लड़के के और भी कई लड़कियों के साथ संबंध थे और इसी धोखे को तुनिशा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। इसके अलावा तुनिशा के परिवार का यह भी कहना है कि उनकी बेटी ने शीजान को दूसरी लड़कियों के साथ अपने मोबाइल फोन पर बात करते हुए देख लिया था और इसी के बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बाद में शीजान ने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया। अब बड़ी बात यह है कि इस घटना से एक दिन पहले यानी 23 दिसंबर को तुनिशा की मां शूटिंग के दौरान इस लड़के से मिलने भी आई थी और उन्होंने इस लड़के से कहा था कि वो उनकी बेटी को इस तरह से धोखा देकर जा नहीं सकता। लेकिन जब शीजान दोबारा से इस रिश्ते में आने के लिए तैयार नहीं हुआ तो तुनिशा परेशान हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है। आप ये देखिए कि शीजान ने ब्रेकअप करने के पीछे पुलिस को क्या वजह बताई है। उसका कहना है कि वो दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड के बाद से काफी डर गया था और उसे ऐसा लगता था कि तुनिशा और वो दोनों अलग अलग धर्म से हैं, एक हिंदू है दूसरा मुसलमान है, इसलिए अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है क्योंकि उनके धर्म अलग अलग है। इसके अलावा वो इस बात को लेकर भी चिंतित था कि तुनिशा उससे 8 साल छोटी थी, यानी दोनों के बीच में उम्र का एक बड़ा जो है अंतर था। तुनिशा 20 साल की थी और ये जो लड़का है शीजान ये 28 साल का है और इसी वजह से उसने ये फैसला किया। हालांकि तुनिशा के दोस्तों का आरोप है कि शीजान पुलिस को झूठ बता रहा है, झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है क्योंकि असलियत में उसने कभी भी अपने रिश्ते में तुनिशा की परवाह की ही नहीं और उसे हमेशा धोखा दिया और असल में शीजान यही चाहता था कि तुनिशा खुद ही या तो अलग हो जाए या फिर अपनी जान ले ले। शीजान खान वो एक साइड से अपने प्यार को तुनिशा को धोखा दे रहा था। उसका बहुत सारे लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था, लाइक डेट कर रहा था, सेक्सुअल रिलेशनशिप था और जिससे तुनिशा बहुत ज्यादा डिप्रेस होती थी। अली बाबा के सेट पे हमेशा माहौल बहुत फ्रेंडली और बहुत ही वी वर लाइक फैमिली, वी आर लाइक फैमिली और कुछ भी ऐसा माहौल में ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे ऐसा लगे कि कुछ परेशानी है। कुछ बहुत अच्छा माहौल है। शीजान और तुनिशा के बीच में ऑन सेट कभी झगड़े मनमुटाव ऐसे हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। उसका ब्रेकअप चल रहा था, वो माँ को भी उसने बताया था कि ये लड़का ब्रेकअप किया हुआ है और मेरे से बात नहीं करता और मेरे से फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता है, तो इसी टेंशन में उसने वो कल उसके रेस्ट रूम में जाके हैंगिंग कर दिया है। ये जो स्थिति है जो आज पैदा हुई है, ये हो सकता है हमारे देश में हजारों लाखों युवाओं के जीवन में ऐसी स्थिति कभी ना कभी पैदा जरूर हुई होगी। अब इस घटना के बाद यहां 3 बातों को समझना बहुत आवश्यक है। पहली बात, जब कोई हमें धोखा देता है तो उसकी सजा हम अपने आप को क्यों देते हैं? किसी व्यक्ति को जिसे हमने सबसे ज्यादा अपना माना है, उसके बिना हम जिंदा क्यों नहीं रह पाते? और कोई भी रिश्ता जीवन से बड़ा क्यों बन जाता है? और आज आप ये भी सोचकर देखिए कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जान लेता है तो उसे हम हत्यारा कहते हैं, जब वो मर्डर करता है किसी का। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद की जान ले ले तो उसे क्या कहा जाए? ये भी तो एक हत्या है। जब आप दूसरे की जान लेते हैं उसे हत्या कहा जाता है, लेकिन जब आप अपनी जान लेते हैं तो उसे भी हत्या ही कहा जाएगा। उसे इसीलिए हम आत्महत्या कहते हैं, यानी अपनी जान लेना। सबसे बड़ी बात यह है कि तुनिशा के परिवार को और उसके दोस्तों को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि वो डिप्रेशन में है और वो पहले भी 2 बार
आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद ना तो परिवार के लोग उसे बचा पाए, ना ही उसके दोस्त उसकी कोई मदद कर पाए, और तुनिशा के लिए यह रिश्ता उसके जीवन से भी ज्यादा बड़ा हो गया। और यहां बात सिर्फ तुनिशा की नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कई एक्टर्स ने इसी तरह से आत्महत्या की है, और उनके आत्महत्या करने का सबसे बड़ा कारण था रिश्ते, यानी रिलेशनशिप्स। मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं, और जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम सिर्फ ये सोचें कि एक्टर्स ही ऐसा करते हैं या छात्र ही ऐसा करते हैं। आज आप बड़ी स्क्रीन पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में लगभग 43%, 43% आत्महत्याओं के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है ये रिलेशनशिप। देखिए, आत्महत्या की जो वजहें हैं उसमें सबसे बड़ा कारण है रिश्ते, यानी जो रिश्ते हम अपने लिए बनाते हैं, अपने खुश रहने के लिए बनाते हैं, अपने सुख के लिए बनाते हैं, वही रिश्ते हमारी जान ले लेते हैं। वर्ष 2021 में भारत में लगभग 33% आत्महत्याओं के पीछे पारिवारिक समस्याएं सबसे बड़ा कारण थी, जिनमें रिलेशनशिप्स सबसे अहम थे, जबकि विवाह से जुड़ी समस्याओं की वजह से 4.8%, लव अफेयर्स की वजह से 4.6%, और अवैध संबंधों यानी रिश्ते में धोखे की वजह से 0.4% लोगों ने आत्महत्या की थी। अब देखिए आप आत्महत्या की वजहें जो है हमारे देश में क्या क्या है। सबसे बड़ी वजह देखिए, पारिवारिक समस्याएं जो होती हैं, ये भी एक तरीके से रिश्तों की ही बात है, 33%, बीमारी की वजह से 18%, नशे की वजह से 6.5% के आसपास, विवाह संबंधी समस्याओं की वजह से भी लगभग 4.8%, प्रेम प्रसंगों की वजह से 4.6%, कर्ज 3.9%, बेरोजगारी की वजह से भी लोग आत्महत्या करते हैं, और शक या फिर अवैध संबंध की वजह से भी लोग आत्महत्या करते हैं। हमारे देश में लोग कितनी वजहों से आत्महत्या करते हैं आप देखिए, और ये सारी वो जान है जिन्हें बचाया जा सकता है, ये सारी वो जिंदगियां हैं जिन्हें आज जिंदा होना चाहिए, जिन्हें हम बचाने की कोशिश तक नहीं करते। अब बड़ा सवाल ये है कि लोगों के लिए आखिर कोई भी रिश्ता उनके जीवन से भी बड़ा कैसे हो जाता है। इस सवाल को लेकर वर्ष 2018 में एक शोध हुआ था, जिसमें पता चला कि भारत का समाज पिछले 2 दशकों में बहुत बदल चुका है। आपने भी महसूस किया होगा, आज से 20 साल पहले ये सब समस्याएं नहीं थी जो आज है। समाज और समय लगातार बदल रहा है, और अब जिस तरह के रिश्ते हम अपने आसपास देखते हैं वैसे रिश्ते पहले नहीं हुआ करते थे। पिछली पीढ़ी के जो लोग हैं वो मानेंगे कि ऐसे रिश्ते पहले नहीं होते थे। पहले हमारा समाज शादी से पहले 2 लोगों के रिश्तों को स्वीकार नहीं करता था, जिसकी वजह से लोगों में एक डर भी रहता था और समाज की चिंता भी होती थी। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी में ये डर और ये चिंता समाप्त हो चुकी है। हमारा समाज अब खुल रहा है। इससे भी बड़ी बात यह कि आजकल के युवा अपने रिलेशनशिप्स को सोशल मीडिया के चश्मे से ज्यादा देखते हैं, और सोशल मीडिया की वजह से वो हमेशा दबाव में भी रहते हैं। एक डेटिंग ऐप द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के युवा आज जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो इस रिश्ते में सबसे पहले अपने सोशल मीडिया का रिलेशनशिप स्टेटस बदलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कंपैटिबिलिटी और प्यार को भी अलग अलग ऐप्स के जरिए मापने की कोशिश होती है। तो सोचिए, जब आप प्यार ढूंढने के लिए किसी डेटिंग ऐप पर जाते हैं तो क्या होगा। जब आप किसी रिश्ते में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आप अपने सोशल मीडिया के स्टेटस को बदलकर पूरी दुनिया को बताते हैं कि मैं किस तरह के रिलेशनशिप में हूं। और ज्यादातर जो रिलेशनशिप्स हैं अब सोशल मीडिया पर ही शुरू होते हैं, यानी बिना मिले ही रिलेशनशिप्स रिश्ते बन जाते हैं। और इसीलिए वो रिश्ते वैसे ही होते हैं जैसे आज के जमाने का इंटरनेट होता है या जैसे आज के जमाने का सोशल मीडिया होता है। रिश्ते भी वैसे ही हैं। इस समय इंटरनेट पर 200 से ज्यादा वेबसाइट्स और 120 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि किसी रिश्ते में 2 लोगों के बीच कितना प्यार है। यानी आजकल प्यार भी ऐप्स के जरिए चेक किया जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या यह है कि आजकल के बच्चों की अपने माता पिता के साथ ज्यादा बातचीत नहीं होती, और यह दूरी उन्हें कई बार गलत रास्ते पर बहुत दूर तक ले जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब रिलेशनशिप्स में धोखेबाजी इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब ज्यादातर रिश्तों में प्यार नहीं होता, और जैसा हमने आपको बताया सारे रिश्ते सोशल मीडिया पर आधारित होते हैं। ज्यादातर रिश्ते
इंटरनेट पर आधारित होते हैं और उनकी बुनियाद भी वैसी ही होती है जैसी इंटरनेट की होती है। यहां हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं और उसके जरिए भी मैं इस बोर्ड की मदद लूंगा। क्या आपको पता है कि हमारे देश में हत्या से ज्यादा आत्महत्या की घटनाएं होती हैं? यह भारत का नक्शा इस समय आपके सामने है और इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के लगभग सभी राज्यों में जितनी हत्याएं नहीं हो रही उससे कहीं ज्यादा लोग आत्महत्या करके अपनी जान दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हमारे देश की सारी सरकारों का जोर इन हत्याओं को रोकने पर है। देखिए, आज मैंने आपके लिए पूरे भारत को इसमें निकाल कर रखा है। 2021 में ये भारत की आत्महत्याएं हैं और ये 2021 में भारत की हत्याएं हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि अंतर कितना है। जैसे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में हत्याएं हुई हैं अगर आप देखेंगे 2034, लेकिन मध्य प्रदेश में आत्महत्याएं हुई हैं 14,965, लगभग 15,000 आत्महत्याएं हुई हैं। इसी तरह अगर आप बिहार में देखेंगे आत्महत्याएं हैं 827, पश्चिम बंगाल में आत्महत्याएं हैं 13,500 और पश्चिम बंगाल में हत्याएं हैं 1,884। यानी कहने का मतलब यह है यहां कि हमारे देश में हत्याओं से भी ज्यादा आत्महत्या हो रही है। बड़ी बात यह है कि हमारे देश की सारी सरकारों का जोर इन हत्याओं को रोकने पर तो है, जिसके लिए पुलिस से लेकर तमाम एजेंसियां और कानून और अदालतें हमारे देश में हैं, लेकिन आत्महत्याओं को रोकने के लिए ऐसी कोई संगठित व्यवस्था हमारे यहां नहीं है। लेकिन अब केंद्र सरकार एक योजना लेकर आने वाली है जो कि बिल्कुल नई तरह का एक्सपेरिमेंट है, जो नए तरह का प्रयोग है, जिसका नाम है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। इसके तहत आत्महत्या के मामलों में 10% तक कमी लाने की कोशिश की जाएगी और सरकार ने यह लक्ष्य वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित किया है, यानी 8 साल के अंदर अब से लेकर। इसके तहत अगले 3 वर्षों में हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी जो इस पॉलिसी की मॉनिटरिंग करेगी और देश के हर हिस्से में सरकार की इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा। इसके अलावा सरकार अगले 5 वर्षों में देश के सभी जिलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से मानसिक रूप से बीमार लोगों की मदद की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि अगले 8 वर्षों में इस मुद्दे को स्कूलों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा, जिससे हर बच्चा प्राइमरी एजुकेशन के दौरान ही आत्महत्या से कैसे बचना है उसके उपाय जान सकेगा। पिछले 30 वर्षों में भारत में आत्महत्या के मामले 43% बढ़े हैं और एक रिपोर्ट कहती है कि आत्महत्या करने वाले लोगों में 98% लोग मानसिक बीमारियों से पीड़ित होते हैं। इसलिए कई एनजीओज और निजी संस्थाएं इन बीमारियों को पहचान करके इनके इलाज में मदद पहुंचाने का काम कर रही हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन अब ये लोग मानते हैं कि उस समय उन्होंने गलत फैसला लिया और इसलिए आज इन लोगों का अनुभव भी आपको जानना चाहिए। देखिए, बड़ी बात यह है कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो कई बार ऐसे पल आते हैं जब आपका आत्महत्या करने का मन करता है या आपको ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए। उस समय अगर कोई आपको संभाल ले, उस समय अगर कोई आपको सही राय दे दे तो वो जान बच सकती है। बड़ी बात देखिए ये है, आज जब हम तुनिशा के बारे में बात कर रहे थे तो तुनिशा के बारे में हम अखबारों में पढ़ रहे थे लगातार, और हर अखबार में ये लिखा था, उसके दोस्त, उसके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो लगातार ये बात कर रहे थे कि तुनिशा डिप्रेशन में थी 1 साल से, तुनिशा परेशान थी। जब ये सब कुछ हो रहा था तो लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए आज आपको उन लोगों का अनुभव हम दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी आत्महत्या करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा झगड़े होने के बाद एक रिलेशनशिप से जब मैं बाहर आया तो मतलब अपने आप को सोशली आइसोलेट जैसा मैंने कर लिया था। सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, लेकिन फिर जो काउंसलर थे उनसे काफ़ी लंबे समय तक बात करने के बाद काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। अब मतलब चीज़ों को आगे की तरफ मैं देख रहा हूँ। मेरे एक बहुत ही क्लोज वन की डेथ हो गई कोविड के टाइम पर,
एंड उस समय मेरे लिए कोप करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आने लग गए, बट जो साइकोलॉजिस्ट थे उस हेल्पलाइन पे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाया एंड धीरे धीरे करके मैं थोड़ा ओपन अप हुई। आदमी जब जिंदगी से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो आदमी को लगता है कि उसका इस दुनिया से चले जाना ही अच्छा है। कोई संभालने वाला नहीं है, कुछ काउंसलिंग नहीं है। सरकार को बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स को दूर दराव जगह पे भेजे, वहां पे लोग अपने आप को की फीलिंग्स और इमोशंस को वेंट आउट कर पाए। जब तक वो नहीं होता तब भी बहुत मुश्किल रहता है। आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में आत्महत्या की 60% घटनाएं बढ़ी हैं। मतलब जो वृद्धि है वो 60% है। और इस मामले में जापान में एक दिलचस्प पहल की गई। जापान में अब टॉयलेट पेपर्स के जरिए युवाओं को आत्महत्या करने से रोका जा रहा है। कैसे, देखिए। वहां अब टॉयलेट पेपर पर मानसिक रूप से बीमार युवाओं के लिए अलग अलग संदेश छापे जाते हैं और इसके लिए ही इसमें हेल्पलाइन नंबर्स भी लिखा होता है, जिसमें जहां पर कॉल करके डिप्रेशन से पीड़ित कोई भी व्यक्ति मदद ले सकता है। तो ये तस्वीरें देखिए, टॉयलेट पेपर ही हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है कि अगर किसी को जरूरत हो, कोई डिप्रेशन में हो, कोई आत्महत्या करने के बारे में सोच भी रहा है, तो वो ऐसी जगहों पर इन हेल्पलाइन नंबर्स पर बात कर सकता है। और इसीलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुनिशा का जो मामला है उसे आप एक केस स्टडी समझिए और सोचिए कि क्या तुनिशा को बचाया जा सकता था। सबसे बड़ी बात जो दुख पहुंचाती है वो ये कि सबको पता था कि तुनिशा पिछले 1 साल से डिप्रेशन में है। पिछले साल उसने एक अखबार में इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने खुद कहा कि वो डिप्रेशन में है। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो हमारी सरकार ने, ना किसी एनजीओ ने, ना किसी परिवार के सदस्य ने, ना उसके किसी दोस्त ने इस बात को गंभीरता से लेने की कोशिश की कि अगर वो डिप्रेशन में है तो हो सकता है आगे चलकर वो आत्महत्या करने की कोशिश करे। और किसी ने भी उसके अकेलेपन को दूर करने की कोशिश नहीं की। अगर उसे ठीक समय पर काउंसलिंग मिल जाती तो शायद तुनिशा अपने इस फैसले को बदल लेती। यहां पर यह बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो परिवार ये देखे कि परिवार का कोई सदस्य इस तरह के डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है। उसके दोस्तों को सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उनके बीच में कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो ऐसे डिप्रेशन में जा रहा है। और वो कैसी मानसिक स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति एक रिश्ते को अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगता है, एक दूसरे व्यक्ति को अपनी जान से ज्यादा महत्व देने लगता है, एक ऐसे रिश्ते को अपने करियर से ज्यादा महत्व देने लगता है और फिर सोचता है कि अगर ये रिश्ता नहीं रहा, अगर ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में नहीं रहा तो हम भी जान दे देंगे। अब सोचिए कितना ये एक तरीके से इस जान को कैसे उन्होंने एक तरीके से एक पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। और जैसा हमने आपको शुरू में कहा था, कोई भी एक्टर आता है वो यही सोचकर आता है कि उसे जीवन में कभी ना कभी किसी फिल्म में लीड रोल मिलेगा, किसी सीरियल में लीड रोल मिलेगा और उसके बहुत सारे सपने होते हैं। और जब ये हो जाता है तब ये लोग क्या करते हैं तो आपने यहां पर देख लिया। इसलिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे हर परिवार को अपने सदस्यों के साथ, खासतौर पर युवाओं के साथ जरूर उठाना चाहिए। आज आप बैठे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो आपको जरूर खाना खाते वक्त इस बात पर जरूर चर्चा करनी चाहिए अपने घर में या अपने परिवार में या आपके दोस्तों के बीच में कि कोई भी रिश्ता इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसके लिए अपनी जान दे दें। इसे हमें रोकना ही होगा। और अब धीरे धीरे सरकारें दुनिया भर की इस बात को समझ रही हैं और इसीलिए आपने देखा भारत में भी अब नए कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया भर की सरकारें भी नए कदम उठा रही हैं ताकि वो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकें और उन पर नजर भी रख सकें कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो आत्महत्या के बारे में सोच रहा है। तो एक टूल किट की आपको आवश्यकता है और वो टूल किट आपको मिलेगा आपके परिवार से, आपके दोस्तों से। वो टूल किट आपको मिलेगा साइकोलॉजिस्ट से। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी जगहें फेल हो रही हैं तो आपको एक काउंसलिंग लेनी चाहिए। और अगर ये लड़की ब्रेकअप के बाद एक काउंसलिंग ले लेती किसी से तो ये समझ जाती कि इस ब्रेकअप के बाद भी जीवन बहुत बड़ा है, इसका करियर बहुत बड़ा है और आगे चलकर उसे न जाने कितने और बड़े बड़े किरदार और बड़े बड़े रोल्स करने को मिलते और वो न जाने कितनी और ज्यादा सफलता हासिल करती। लेकिन ये सब कुछ बीच में रुक गया और उस लड़के का भी करियर खराब हो गया। लड़की आज इस दुनिया में नहीं है और लड़का पुलिस हिरासत में है। बहुत ही दुखद अंत है ये 2 युवाओं का।
आपको ये बताते हैं कि 232 लाख करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से समझौता करके युद्ध रोकने के लिए आखिरकार अब तैयार हो गए हैं। और पुतिन ने अपने बयान में कहा है कि वो अब युद्ध समाप्त करने के पक्ष में है और इस पर यूक्रेन से बातचीत करने के लिए तैयार है। और ये कहकर उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पूरी दुनिया ये सोच रही है कि ये पुतिन में का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। बड़ी बात यह है कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन के साथ बातचीत की टेबल पर बैठना नहीं चाहते और उन्होंने कहा है कि जब तक रशिया यूक्रेन के सभी इलाकों से अपनी सेना को वापस नहीं बुलाता तब तक दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। यानी अब ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि ये बातचीत जब हो वो अपनी शर्तों पर बात करना चाहते हैं। और पिछले साल अगर आपको याद होगा, इसी साल जब 24 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ था, तब उस दौरान ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बात करने की एक नहीं न जाने कितनी कोशिशें की। उस समय ज़ेलेंस्की मीडिया को यह बताया करते थे कि वो युद्ध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कई बार पुतिन को फोन किया है, लेकिन पुतिन उनका न तो फोन उठाते हैं और ना ही वो युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। पुतिन भी उस समय कहते थे कि मैं बातचीत नहीं करूंगा, सारा फैसला ये युद्ध करेगा। लेकिन अब सोचिए कि एक ही वर्ष में, जब वर्ष शुरू हुआ था 2022 का, तब स्थिति ये थी और अब जब समाप्त हो रहा है 10 महीने में समय इतना बदल गया कि पुतिन बातचीत करने के लिए तैयार हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति को अब शायद इस युद्ध में मजा आने लगा है और वो अब पुतिन से कोई बातचीत नहीं करना चाहते और करेंगे भी तो अपनी शर्तों पर करेंगे। असल में इस युद्ध की वजह से ज़ेलेंस्की को दो बहुत बड़े फायदे हुए हैं जो उस समय उन्होंने सोचे नहीं थे। पहला, पश्चिमी देशों ने उन्हें एक वॉर हीरो यानी इस युद्ध का नायक बना दिया है, जिसके तहत ज़ेलेंस्की इन देशों की संसद को संबोधित करते हैं, उन्हें वहां पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है और पूरी दुनिया में उनकी बहादुरी की तारीफ हो रही है। उदाहरण के लिए हाल ही में जब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की संसद में भाषण दिया तो वहां उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया इस तरीके से। और यहां बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कई देशों की संसद में उनके लिए ऐसे ही तालियां बज चुकी हैं और तालियां बजती चली जाती है। ज़ेलेंस्की वहां खड़े होते हैं और नायकों की तरह उनका स्वागत होता है। यानी ऐसा लगता है जैसे ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा थिएटर बना दिया है जिसमें ज़ेलेंस्की खुद परफॉर्म कर रहे हैं और दुनिया उनके लिए तालियां बजा रही है और इसमें शायद अब उन्हें मजा आने लगा है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ज़ेलेंस्की खुद भी एक बहुत बड़े एक्टर रह चुके हैं, बहुत बड़े कलाकार रह चुके हैं और वो ऐसे एक्टर हैं जैसे शायद उन्हें जीवन में पहली बार एक ऐसी स्थिति में उन्हें जीवन ले गया जो कि बड़ी फिल्मी स्थिति थी और शायद ये तालियां अब उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए किसी थिएटर में बज रही हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, उसके लिए हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, उसके लिए ये वीडियो देखिए आप कि जो पश्चिमी देश महंगाई से संघर्ष कर रहे, अपने ही लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, वही देश यूक्रेन पर पैसों की बरसात कर रहे हैं। जैसे पिछले 10 महीनों में अमेरिका यूक्रेन को 4 लाख करोड़ रुपए की मदद दे चुका है, ब्रिटेन 14,000 करोड़, फ्रांस 37,000 करोड़, जर्मनी और कनाडा 20-20 हजार करोड़, जापान 5,000 करोड़, ऑस्ट्रेलिया 414 करोड़, चेक रिपब्लिक 1400 करोड़, स्वीडन 823 करोड़ और 18 लाख की आबादी वाला छोटा सा देश लातविया भी यूक्रेन को 2,635 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे चुका है और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी मानवीय आधार पर यूक्रेन को लगातार मदद कर रही हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक ज़ेलेंस्की की युद्ध नीति की पश्चिमी देशों ने एक बार भी आलोचना नहीं की, बल्कि इसकी जगह उन्हें हर बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत हुआ और यूक्रेन को लाखों करोड़ रुपए की मदद अब तक मिल चुकी है। अब बड़ी बात यह है, जहां एक तरफ पश्चिमी देश रशिया के खिलाफ अपने हित साधने के लिए यूक्रेन पर पैसे की बरसात कर रहे हैं, वहीं इस युद्ध की वजह से इस साल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को 232 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस युद्ध पर अब तक 7 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इतना पैसा बहाने के बाद अब पुतिन कहते हैं कि वो इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार है। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है।
जेलेंस्की ने ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात करके उन्हें G20 की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि G20 के मंच से ही उन्होंने दुनिया को शांति का फॉर्मूला दिया था और अब उन्हें भरोसा है कि भारत इस फॉर्मूले को लागू करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की तरफ से भी इसे लेकर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच दोनों देशों के रिश्तों को लेकर बात हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से उन भारतीय छात्रों की पढ़ाई के बारे में बात की जो युद्ध की वजह से वापस भारत लौट आए थे। नोट करने वाली बात यह है कि इससे पहले 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच भी फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को बातचीत के जरिए युद्ध का समाधान निकालने के लिए कहा था और उन्होंने आज जेलेंस्की को भी यही कहा है कि दोनों देशों को बातचीत जरूर करनी चाहिए और अगर कोई मतभेद हैं भी तो युद्ध के जरिए नहीं बल्कि डिप्लोमेसी के जरिए उन्हें जो है अपने मतभेद सुलझाने चाहिए। यानी जिस युद्ध ने पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया, उस युद्ध में रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे हैं। दोनों ही उन्हें फोन करके बातचीत कर रहे हैं और भारत की भूमिका को दोनों ही, चाहे वो जेलेंस्की हो या पुतिन हो, लगातार महत्वपूर्ण बता रहे हैं। तो हो सकता है कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच ये युद्ध रुक जाए, दोनों देशों के बीच बातचीत हो जाए और कई महीनों से ये बातचीत लगातार चल रही है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें कोई बड़ी भूमिका हो सकता है निभाएंगे। इस समय अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है और शायद पहली बार हुआ है जब इन देशों के लोगों को हमारे देश के लोगों की तरह ही ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कैसे, अभी आपको बताते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में लोग ठंड से बचने के लिए जब घर में रहते हैं तो घर में रहते हुए भी हम 2-3 स्वेटर या जैकेट पहनकर रहते हैं, गर्म कपड़े पहनकर रखते हैं, कई लेयर बनाकर रखते हैं। जब ठंड ज्यादा होती है तो इसके लिए हमारे यहाँ लोग जो है आग पर हाथ सेकते हैं और चाहे बाहर हो या घर के अंदर हो, हम हमेशा गर्म कपड़े पहनकर रहते हैं क्योंकि हमारे देश में लोगों के घरों में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम नहीं है। क्योंकि भारत में जो घर बने हैं उनमें सेंट्रल हीटिंग की व्यवस्था कहीं नहीं है, लेकिन यूरोप में है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों में जो घर हैं वहां एयर कंडीशनिंग की तरह ही सेंट्रल हीटिंग के लिए भी पूरी व्यवस्था होती है और इसी वजह से जब इन देशों में ठंड पड़ती है, क्योंकि ये सारे देश बहुत ठंडे हैं, वहां मौसम बहुत ठंडा रहता है, लेकिन लोगों जब घर में लोग रहते हैं तो वहां वो घर में एक टी-शर्ट में घूम रहे होते हैं। वो अपने घर में कभी भी ज्यादा गर्म कपड़े पहनकर नहीं रहते हैं क्योंकि घर पहले से ही गर्म होता है सेंट्रल हीटिंग की वजह से। लेकिन इस बार इन देशों में ऐसा नहीं हो रहा। ब्रिटेन में इस बार बिजली इतनी महंगी हो गई कि वहां लोग घरों में लगे अपने सेंट्रल हीटर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे और उन्हें अब भारत के लोगों की तरह ही अपने घरों के अंदर भी गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन में 3,500 से ज्यादा वार्म बैंक्स बने हैं। अब वार्म बैंक्स क्या होते हैं आपको बताते हैं। ये वो जगह हैं जहां लोग बहुत कम पैसा देकर या कई जगह मुफ्त में भी घंटों बैठ सकते हैं और खुद को ठंड से बचा सकते हैं। और वहां पर लाइब्रेरीज, चर्चेज और कम्युनिटी हॉल्स को ऐसे लोगों की मदद के लिए अब खोल दिया गया है जो महंगी बिजली होने की वजह से अपने घरों के सेंट्रल हीटर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन यहां पर सेंट्रल हीटिंग है। ये सारी जगह गर्म है, यहां पर खाने पीने की भी व्यवस्था है। बहुत सारे लोगों ने भी अपने घरों को खोल दिया है बाकी के अपने पड़ोसियों के लिए, ताकि वो एक गर्म जगह पर आकर ठंड से राहत ले सके। ब्रिटेन में बिजली की दरों में 70% की वृद्धि हुई है और वहां लोगों के घरों का बिजली का बिल अब इतना ज्यादा आ रहा है कि वो शायद इसे देने के काबिल उसे दे नहीं पा रहे हैं। वहां पर लोगों के घरों का बिजली बिल इतना है जितनी उनके 2 महीने की तनख्वाह है। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भी तापमान इस समय 1 से 10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इन देशों में भी बिजली महंगी होने की वजह से लोग अपने घरों में सेंट्रल हीटर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बिजली बचा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं। फ्रांस में बिजली की कीमतों में 37% की वृद्धि हुई है। जर्मनी में कुछ समय में बिजली 46% तक महंगी हुई है। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि ये वो देश हैं जहां ज्यादातर वक्त मौसम ठंडा रहता है और जहां लगभग सभी घरों में सेंट्रल हीटिंग की व्यवस्था जरूर होती है।
उदाहरण के लिए इस नक्शे पर आप जिन देशों को लाल रंग में देख रहे हैं, ये वो देश हैं जहां घरों के अंदर का तापमान 20 डिग्री होता है और बाहर का तापमान 0 डिग्री तक होता है। यानी इन देशों में जो घर हैं वहां लगातार सेंट्रल हीटर्स का इस्तेमाल होता है और इस दौरान बिजली की लगातार खपत होती है, जिससे बिजली का बिल ज्यादा आता है। यानी घर के अंदर टेम्परेचर है 20 और बाहर है 0। इसके अलावा एक और अहम बात यह कि इन देशों में ज्यादातर घर ऐसे हैं जो 50 साल से ज्यादा पुराने हैं और पुराने घरों में बिजली की खपत ज्यादा होती है क्योंकि उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी के हीटर्स, सेंट्रल हीटर्स लगे हुए हैं, क्योंकि वहां अलग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ब्रिटेन में 62%, स्वीडन में 61%, जर्मनी में 59%, इटली में 51% और फ्रांस में 45% घर ऐसे हैं जो 1970 से पहले के बने हुए हैं और इन घरों में 24 घंटे सेंट्रल हीटर्स चलाने का खर्च भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां लोगों को महंगाई से बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। अब आपको अमेरिका से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां बॉम्ब नाम के एक बर्फीले तूफान की वजह से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। 5.5 करोड़ लोग वहां इस तूफान से प्रभावित हैं और यूरोप के देशों की तरह अमेरिका के लोग भी महंगी बिजली की वजह से अपने घरों में सेंट्रल हीटर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और जिन राज्यों में ये तूफान आया वहां बिजली की सप्लाई भी ठप हो चुकी है और अमेरिका में हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स औसतन 50% तक महंगे हो चुके हैं। तो हमने आपको यूरोप की स्थिति दिखाई, अमेरिका की स्थिति दिखाई और आप सोच रहे होंगे कि भारत के बारे में कब बताएंगे, क्योंकि भारत में भी आजकल बहुत ठंड पड़ रही है। इस समय जबरदस्त ठंड है भारत में। इस समय दिल्ली समेत भारत के कई उत्तरी इलाकों में शीतलहर चल रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान आज 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां आप घना कोहरा देख सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है इस बार, जो शायद पहली बार हुआ है, वो ये कि पहली बार ये हुआ है कि हमारे देश में तो आपने देखा होगा कितनी भी ठंड हो जाए लेकिन हम अपने घरों में गर्म कपड़े पहनकर ही रहते हैं और बाहर भी जब जाते हैं गर्म कपड़े पहनकर ही जाते हैं, घर में भी वैसे ही रहते हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं है घर और बाहर के जीवन में। लेकिन यूरोप में अलग बात हुआ करती थी। यूरोप में इससे पहले आपको याद होगा, जैसे हम अभी आपको बता रहे थे, सेंट्रल हीटिंग की वजह से घरों का तापमान बड़े कंट्रोल में रहता था और लोग अपने घरों में कभी गर्म कपड़े पहनकर नहीं रहते थे, सिर्फ बाहर निकलते समय ओवरकोट या गर्म कपड़े पहनते थे। लेकिन इस बार वो भी वही कर रहे हैं जो भारत और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो करते हैं सर्दी के दौरान। आज कैसे कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की है। पहले आप ये देखिए। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो सलमान खुर्शीद की काफी आलोचना हो रही है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की है। आपने एक बात शायद ध्यान दी हो या ना दी हो कि आजकल राहुल गांधी की जो ब्रांडिंग हो रही है, जैसे आज उनकी जो ये तस्वीरें हैं, इसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है कि वो दिल्ली की इतनी सर्दी में भी टी शर्ट पहनकर बाहर निकले हुए हैं और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो एक तपस्वी हैं और तपस्वियों को ठंड नहीं लगती, ना उन्हें गर्मी लगती है और ना उन्हें सर्दी लगती है और राहुल गांधी अब एक तपस्वी बन चुके हैं। तो अगर आप ब्रांडिंग की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा के पीछे जो ब्रांडिंग होनी है राहुल गांधी की, वो होनी है कि वो एक शब्द है उनके साथ जो जोड़ दिया गया है बार बार, वो है तपस्वी। तो कांग्रेस पार्टी उनकी छवि को बदलना चाहती है। वो चाहती है कि देश ये विश्वास करे कि राहुल गांधी अब एक तपस्वी बन चुके हैं। इसी तरह आपने देखा होगा राहुल गांधी ने अपनी दाढ़ी पिछले कई महीनों से कटवाई नहीं है, उनकी दाढ़ी बड़ी हो गई है और वही तपस्वी वाली छवि में वो प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो एक इस तरह की टी शर्ट में घूम रहे हैं जिससे फिर से ये पता चले कि वो एक बहुत सशक्त नेता हैं और अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनकी तुलना भगवान श्री राम से भी करने लगे हैं। इससे पहले आपने अलग अलग मंदिरों से राहुल गांधी की तस्वीरें देखी होंगी जहां पर वो पूजा कर रहे थे। तो एक
आपको ऐसा लगेगा कि वो एक हिंदुत्व की तरफ, जिसे उन्होंने पहले छोड़ दिया था, अब वो वापस उस तरफ जा रहे हैं और एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वो एक मजबूत नेता हैं, वो एक तपस्वी हैं, वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और उनकी जो पूरी उनका पर्सनैलिटी डेवलप की जा रही है वो बिल्कुल उसी लाइन पर की जा रही है, जिसमें कि अगर आपने देखा होगा तो उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी भी यही बताती है। और आने वाले समय में आप ये जो तपस्वी शब्द है, आप आज हमारी ये बात नोट कर लीजिए, आप इस तपस्वी शब्द को और ज्यादा सुनेंगे राहुल गांधी के लिए, क्योंकि ब्रीफ सबका यही है कि उन्हें एक तपस्वी के रूप में, एक सशक्त नेता के रूप में आगे देश में प्रोजेक्ट करना है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। आज का इतिहास। वर्ष 1899 में आज ही के दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह का जन्म हुआ था। ऊधम सिंह ने जलियांवाला हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। 1919 में जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तब माइकल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और इस हत्याकांड के बाद वहां की मिट्टी को हाथ में लेकर ऊधम सिंह ने बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने पूरे 21 वर्षों तक सही मौके का इंतजार किया और फिर अपनी ये शपथ पूरी की। वर्ष 2004 में आज ही के दिन हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आई थी और इसकी वजह से 9.1 की तीव्रता वाला भूकंप, जिसका केंद्र इंडोनेशिया में था, वो आया। इस सुनामी ने भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड और मलेशिया समेत कई देशों में जबरदस्त तबाही मचाई थी। अकेले इंडोनेशिया में तब सुनामी से 1,70,000 लोगों की मौत हुई थी और इससे 37,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सुनामी के कारण हिंद महासागर से लगे 14 देशों में लगभग 2,30,000 लोग मारे गए थे। और वर्ष 1933 में आज ही के दिन एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम का पेटेंट मिला था। एडविन आर्मस्ट्रांग एफएम रेडियो के आविष्कारक भी थे और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक बार कहा था, मनुष्य को चाहिए कि वो परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। नमस्कार।